हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के वीडियो के माध्यम से हम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपका एग्जाम 2022 में बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल या फिर बिहार आईटीआई का होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, थोरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, लोहा, आयोडीन, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। जो थोरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है यह है आपको आयोडीन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए आयोडीन से संबंधित आपको एक बात सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि आयोडीन की परमाणु संख्या क्या होती है, और आयोडीन का जो संकेत होता है क्या होता है, ये होता है आई। ठीक है, आयोडीन का संकेत होता है आई और इसका परमाणु संख्या होता है 53। ठीक है, तो आपको परमाणु संख्या भी याद होना चाहिए। और हम बाकी ऑप्शनों की बात करें तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, ये होता है 26। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, ये होता है 11। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, ये होता है 20। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि सर ये सब याद रखना ज़रूरी है क्या? तो बिल्कुल आपको ज़रूरी है। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी तत्व का नाम देकर, किसी धातु का नाम देकर आपको यहाँ पे इसका परमाणु संख्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जिसे हम लोग प्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या फिर पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है यह संश्लेषित होता है। तो जो आपको टेस्टोस्टेरोन है ये आपको वृषण में संश्लेषण होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि मनुष्य में या फिर कह सकते हैं कि पुरुष में जो टीनेज में या फिर कह सकते हैं 15 या 16 वर्ष में जो किशोरावस्था होता है उसमें आपको टेस्टोस्टेरोन जो आपका सेक्स हार्मोन ये रिलीज होता है उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी के लक्षण के अनुसार आपको लड़कों में जो दाढ़ी मूंछ आना शुरू होता है ये आपको टेस्टोस्टेरोन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए कारण से संबंधित भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मूत्र का कभी कभी पीला रंग किसके कारण हो जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि मेंशन किया गया है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी जो त्वचा है वो सांवली हो जाती है, किसके कारण? ये आपको मेलेनिन के कारण हो जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण हो जाता है, तो ये आपको यूरोक्रोम के कारण होता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये आपको यूरोबिलिन के कारण होता है। तो ऐसे आपको कारण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए जो सबसे आवश्यक है ये है आपको कैल्शियम। ठीक है, इसीलिए आपको जब हड्डी में
कमजोरी आती है या फिर आपको किसी भी हड्डी विशेषज्ञ के आप पास जाते हैं तो आप बोलते हैं कि कैल्शियम की आप मात्रा को बढ़ाइए, और दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि दूध खाइए। तो आपको याद रखना है कि हड्डियों के लिए जो सबसे आवश्यक खनिज है ये आपको है कैल्शियम, ठीक है। तो बिल्कुल आप भी इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है। तो यहाँ से देखिए कुछ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है या फिर मांसपेशी कौन सी है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो ये है आपको स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी में होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये और याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उससे हम लोग फीमर कहते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रोड और कोन पाए जाते हैं, यानी कि रोड और कोन कहाँ पाए जाते हैं, दिल में, फेफड़े में, नाक में या फिर आँख में। तो जो आपको रोड और कोन होते हैं ये आपको आँख से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आँख में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट जो न्यूनतम दूरी है ये आपको 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में बहुत ही डिटेल में बता रखा है कैसे आपको पहचानना है, और आपने उसके बारे में नहीं जानते हैं अगर तो आप प्ले लिस्ट का वीडियो देखिए, मैंने आपको सारा ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे आपको उसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो कि मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है इसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्रवाहिका किससे निकलती है या फिर किससे जाती है, तो वो शुक्र और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुक्र जो है वो किसके माध्यम से निकलता है, तो शुक्रवाहिका के द्वारा निकलता है। लेकिन अगर आपको मूत्राशय पूछा जाए तो ये आपको मूत्र मार्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपको रक्त में पाया जाता है, और यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का जो रंग है लाल क्यों होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त है यानी कि खून का जो रंग है लाल क्यों होता है, तो ये आपको हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि आपको इस बात को भी याद रखना होगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एक सोलर सेल किसका बना होता है। तो एक सोलर सेल आपको सिलिकॉन का बना होता है, और सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जो कि आपको याद रखना है कि सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है या फिर जर्मेनियम का प्रयोग होता है, जो कि ये अर्धचालक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि तत्व यौगिक पहचानने का क्या ट्रिक है, तो मैं आपको बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि प्ले लिस्ट देखिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन करा रखे हैं और मैंने क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पानी। पानी क्यों होगा, देखिए हीलियम का इसका संकेत क्या होता है, H होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है। कॉपर का संकेत क्या होता है, CU होता है। और पानी का संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, A होता है H2O। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको हीलियम है, ऑक्सीजन है और कॉपर है, ये एक तत्व है, लेकिन जो पानी है एक तत्व नहीं है, ये एक यौगिक है। इससे हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो यौगिक होता है ये आपको उसका सिंगल सूत्र नहीं होता, वो किसी के साथ ही होता है। इसका सिंपल ट्रिक ये भी है, साथ ही आपको ऐसे भी याद रखना है कि पानी एक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है अधातु ऋणायन बनाती है। तो बिल्कुल सही है, अधातु जो है ये आपको ऋणायन बनाती हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अधातु धनायन होते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो अधातु होते हैं धनायन नहीं होते हैं, ऋणायन होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऋणायन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया धनायन होते हैं, जो कि धनायन नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि सही मिलान करें, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया आविष्कार या फिर खोज, और यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक या फिर आविष्कारक का आपको नाम बताना है। तो आपको
आपके एग्जाम में आविष्कारक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा पजल टाइप पर दे दिया है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। कैसे हल करना होगा इसको समझिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायनामाइट का खोज किसने किया था। तो डायनामाइट का खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे पी का 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी का 2 दिया गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ए नहीं होगा। अब हम लोग बात करें पी का 3, यहाँ पे देखिए 2 में दिया गया है और 3 में भी दिया गया, यानी कि बी सी में दिया गया, लेकिन यहाँ पे डी में नहीं दिया गया, यानी कि डी भी यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया कौन सा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बच गया, क्योंकि डायनामाइट का यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबल यानी कि 3 नंबर पर होगा, जो कि 2 में दिया गया है। ठीक है, और क्यू का 2 अपने आप दिया है, देखिए यहाँ बी में भी दिया है और सी में भी दिया है, तो बिल्कुल यहाँ से इसका जो क्यू का 2 हो जाएगा, यानी कि जो डायनामाइट का खोज किया था ये आपको डायनेमो को खोज आपको माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करें आर यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था, यानी कि होगा आर का एक कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसको कैसे हल करना है, तो देखिए हल करने के लिए आपको सिंपली मिलान करना होता है। आपको 2-3 अगर यहाँ से याद है तो बिल्कुल आसानी से आप हल कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवकलन किसने किया था। तो ये आपको डोबनेर के द्वारा किया गया था, और डोबनेर ने आपको टिक नेम दिया था। मैंने आपको आवर्त सारणी से संबंधित सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, ये आपको मोसले के द्वारा किया गया था। और आवर्त सारणी की जब खोज की बात किया जाएगा उसमें आपको मेडली पर क्लिक करना है, लेकिन सिर्फ आपको आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए उसमें आपको मोसले पर क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवकलन किसने किया था, ये आपको डोबनेर ने किया था, जिसने त्रिक नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो ये होता है एसिटिक अम्ल, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, औद्योगिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो औद्योगिक अम्ल ये आपको टमाटर में होता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल आपको इमली में होता है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, तो ये आपको खट्टा पदार्थ जैसे कि नींबू, आंवला, ये सब आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वेल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए इथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग स्टीलिन गैस भी कहते हैं, यानी कि वेल्डिंग में स्टीलिन गैस का भी उपयोग होता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से आपको -2 कर लेना है, यानी कि यहाँ पे 2 कर लेना है, और एल्काइन का ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो कांच का महत्वपूर्ण घटक आपको सिलिका है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है। तो यह होता है आपको मीथेन। ठीक है, बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा है ये आपको मीथेन है, और मीथेन से संबंधित आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है, ये होता है CH4। इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है, तो ये दलदली क्षेत्रों में से या फिर धान के खेतों में से ये आपको गैस उत्पन्न भी होता है, जो कि बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार ये आपको गैलीलियो के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप कोपर्निकस और जे केपलर के बारे में, आइजैक न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जो कि आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आपके एग्जाम में आविष्कार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे आविष्कार के जो
इमेज है, मैंने आपको सेंड किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से उसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ये आपको लेविस ई वाटरमैन के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था। तो ये आपको जो भारत में 1974 ईस्वी में पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था, उसी का ये स्माइलिंग बुद्धा ये आपको कोड दिया गया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया एक्सरे, जो कि अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मतलब है कि एक्सरे का खोज किसने किया था। एक्सरे की खोज आपको विल्हेम रोंटेजन के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि एक्सरे का खोज आपको रोंटेजन के द्वारा किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी का एग्जाम हुआ है, जिसमें पूछा गया कि एक्सरे में एक्स का मतलब क्या है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना एक्सरे ऐसे करके, एक्सरे में एक्स का मतलब क्या है। तो एक्सरे में एक्स का मतलब है अननोन, यानी कि अज्ञात। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। वो कौन सी धातु है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है फिलामेंट के रूप में। तो आप सभी कैंड जानते हैं कि बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको इस बात को याद रखना है। साथ ही आपको कभी कभी इसका गलनांक भी पूछ लिया जाता है कि इसका गलनांक कितना है। तो यह है 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है टंगस्टन का गलनांक। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है, वो कौन सा है। तो है आपको श्रेणी। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको समानता श्रेणी और श्रेणी क्रम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता रखा है कि कैसे आपको फॉर्मूले से इसका न्यूमेरिकल बनाना है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। इसका भी मैंने ट्रिक बता रखा है कि सघन यानी कि सटा सटा, सघन यानी कि घन, और यहाँ पे विरल यानी कि हटा हटा, यानी कि जब ठोस से विरल में जाएगा यानी कि सघन यानी कि सटा सटा। ठीक है, और विरल मतलब हटा हटा। तो सघन से जब विरल में जाएगा यानी कि फैलेगा, तो अभिलंब से दूर जाएगा और तीव्र गति से जाएगा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जो कैंड पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा या फिर उनको टफ लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको मालूम है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे मैं समझाता हूँ, ताकि आपको सारे बातें याद हो पाएँ। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। बहुत सारे कैंड यहाँ पर किरण और अपवर्तन में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पकड़ना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि परिकिरण कब क्लिक करना है। तो देखिए परिकिरण तब क्लिक करना होगा जब आपको पूछा जाएगा कि जो सूर्य डूबते समय या फिर उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उस समय आपको परिकिरण क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण पूछा गया है, या फिर यहाँ पे प्रतीत होने का, यानी कि पानी में डूबा हुआ छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब जो है अपवर्तन के उदाहरण है। लेकिन परिकिरण का उदाहरण ये होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, परिकिरण का उदाहरण है। तो बिल्कुल आप ऐसे करके अगर याद रखते हैं तो फिर आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक मात्रा जो कि तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। तो तरंग का प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, वो है आपको ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई से संबंधित को यहाँ पे इसका रिलेशन नहीं है। और इसका एक फार्मूला होता है V बराबर n लेमडा। ठीक है, और मैंने इसके बारे में भी बता रखा है कैसे आपको न्यूमेरिकल बनाना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है, यानी कौन सी एक सदिश राशि नहीं है,
कौन सी एक अदिश राशि है वो आपको बताना है। तो मैंने सदिश और अदिश राशि के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। मैं ये बात इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आप प्लेलिस्ट देखें, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो अदिश राशि हो जाएगा विद्युत प्रवाह। ठीक है, गति और अवयव ये सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। यहाँ पे वेक्टर यानी कि सदिश राशि नहीं बताना है, हमको अदिश राशि बताना है जो कि विद्युत प्रवाह हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।